Hello everyone. So we are back with another video on solid state previous year question lecture series from IIT JAM chemistry examination. In previous videos we have covered previous year questions of solid state from the year 2020 to 2017. If you haven't watched those videos yet, so you can find the link of those videos from the link somewhere over here, right? So do watch all the videos to make up your preparation strong, right? So in this video, we are going to discuss solid state previous year question from the year 2016. Let's begin with the video. So this is the first question from your 2016 and it's a one marker question, right? And the question is the coordination numbers of cesium positive and chloride minus ions in the cesium chloride structure respectively are. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सीजियम पॉजिटिव आयन का और क्लोराइड माइनस आयन का, राइट? सो इन टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है कि आपको सॉलिड का, पहली बात तो सबसे मेक दिस थिंग क्लियर कि आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, राइट? और अगर आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, राइट? तो हम सॉलिड के स्ट्रक्चर्स अच्छे से देखेंगे जब भी हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे. बट राइट नाउ एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, तो cesium chloride के ऊपर ये क्वेश्चन एंड वी हैव टू टेल द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ cesium पॉजिटिव एंड क्लोराइड माइनस आयंस, राइट? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था प्रीवियस ईयर का, राइट? सो आई थिंक मुझे यही डिस्कस कर लेना चाहिए. वो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीजियम क्लोराइड आपका स्ट्रक्चर है, राइट? तो सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसकी पैकिंग किसके सिमिलर है, राइट? उसका यूनिट सेल किसके सिमिलर है? तो ऑप्शंस में गिवन था, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था बॉडी सेंटर्ड, राइट? सेकेंड ऑप्शन में गिवन था सिंपल सेंटर्ड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शंस गिवन थे, राइट? तो हमें बताना था कि सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसकी पैकिंग किसके सिमिलर है. तो 90 आई शुड नॉट से 90%, 70% स्टूडेंट्स ने टिक किया था बॉडी सेंटर्ड. अब उन्होंने पहली बात तो देखो कि उन्होंने टिक क्यों किया था बॉडी सेंटर. पहली बात, इससे इस बॉडी सेंटर को देखने से भी पहले हमें पहले एनालाइज कर लेते हैं कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सीजियम क्लोराइड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? जैसे यहाँ पे जो ब्लू एटम्स है दे आर रिप्रेजेंटिंग योर क्लोराइड आयंस, राइट? एंड रेड एटम इज रिप्रेजेंटिंग योर सीजियम पॉजिटिव आयन, राइट? सो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में और क्यूब के 8 कॉर्नर्स में क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं. और जो सीजियम पॉजिटिव है वो आपका बॉडी सेंटर्ड वॉइड में प्रेजेंट होता है, राइट? तो अब ये क्वेश्चन आया था कि जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर है, राइट? प्लीज बी केयरफुल विद माय वर्ड्स. आई एम सेइंग सिमिलर नॉट सेम. किसके जैसा है, एग्जैक्टली सेम नहीं, किसके जैसा है, राइट? तो ये आपका सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया. अब बच्चों ने सोचा कि भाई ये देखो, आप देखो कि आपके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और आपका बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, तो भाई ये तो होगा आपका बॉडी सेंटर्ड. 100% बॉडी सेंटर्ड हो गया. क्वेश्चन आया, आंसर देखा, ऑप्शन देखा, फटाक से टिक कर दिया बॉडी सेंटर्ड. बट यही यही तो मिस्टेक हो गई, राइट? क्वेश्चन क्या, एग्जाम क्या टेस्ट करता है? आपका स्टेट ऑफ माइंड. और वो क्या टेस्ट करता है कि आप कितने पेशेंट हो एग्जाम में, राइट? एग्जाम में आप कितने काम हो वो ये चेक करता है. तो क्वेश्चन में क्या था कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? तो बॉडी सेंटर्ड के सिमिलर नहीं है, सिंपल सेंटर्ड के सिमिलर है. ओके, तो अब आपने बोला मैम आपने ये तो बोल दिया कि सिंपल सेंटर्ड के वो सिमिलर है, अब जरा आप एक्सप्लेन भी कर दो. तो बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो क्लोराइड माइनस आयंस हैं वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, राइट? और जो सीजियम पॉजिटिव आयन है वो आपके बॉडी सेंटर्ड वॉइड में प्रेजेंट है. अब मार्क दिस वर्ड वॉइड. लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पे हम ज्योमेट्री बताते हैं किसी भी सॉलिड की. वॉइड के बेसिस पे नहीं बताते, किसके बेसिस पे बताते हैं? लैटिस पॉइंट के. और इसमें भी लैटिस पॉइंट्स क्या है कि कॉर्नर्स पे सारे एटम प्रेजेंट है. तो अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और हम अगर बॉडी वॉइड को कंसीडर ही नहीं कर रहे तो किसके जैसा स्ट्रक्चर हुआ? सिंपल क्यूबिक के जैसा स्ट्रक्चर हुआ. बिल्कुल सिंपल क्यूबिक के जैसा स्ट्रक्चर हुआ. तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जो सीजियम क्लोराइड था वो आपके किसके सिमिलर था? वो आपके सिंपल क्यूबिक के सिमिलर था, बॉडी सेंटर्ड के सिमिलर नहीं था. ऑल राइट. सो वो क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई शुड से बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। तो अब हमने इस उस क्वेश्चन की हेल्प से, राइट, वी हैव नोन कि अब हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है सीजियम पॉजिटिव और क्लोराइड माइन आयन का, राइट। तो अब हमने ये देख लिया कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट, सीजियम आपका, सीजियम क्लोराइड का आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो अब हम सीजियम पॉजिटिव और क्लोराइड माइनस का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि चलो हम दो आयंस है हमारे पास, ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर को एनालाइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले सीजियम पॉजिटिव की बात करी, राइट, जो बॉडी सेंटर पे, राइट, आप कर्सर देखिए बॉडी सेंटर पे ये है सीजियम पॉजिटिव, तो हमने सबसे पहले इसकी बात करी। अब सीजियम पॉजिटिव के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो भी उसके नियरेस्ट नेबर्स उसको टच कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अभी सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो एट आयंस इसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या हुआ, 8। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन इज 8। ठीक है जी, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया सीजियम पॉजिटिव का। तो अब हम देख लेते हैं क्लोराइड आयन का। अब क्लोराइड आयंस को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक क्लोराइड आयन है, राइट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, पहली बात तो एक क्लोराइड आयन हमने जैसे अज्यूम कर लिया, हम एक ही कॉर्नर क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस हमने ये वाला क्लोराइड आयन एटम अज्यूम किया कॉर्नर पर जो है। अब इसका जो नियरेस्ट नेबर है वो क्या है, सीजियम पॉजिटिव है, राइट। इसका नियरेस्ट नेबर सीजियम पॉजिटिव है, तो एक एटम के नियरेस्ट नेबर क्या है, एक सीजियम पॉजिटिव है। और ये जो एटम है ये कितने क्यूब्स में शेयर होता है, 8 क्यूब्स में शेयर होता है। क्यों 8 क्यूब में शेयर होता है, हम क्या करते थे, एटम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे ना कॉर्नर एटम का, और क्या लिखते थे उसको, 1/8। तो 1/8 क्यों लिखते थे, क्योंकि वन एटम है कितने क्यूब्स में शेयर है, 8 क्यूब्स में, तभी हमने उसको 1/8। तो मतलब ये जो कॉर्नर एटम है ये 8 क्यूब्स में शेयर हुआ। अगर ये 8 क्यूब्स में शेयर हुआ तो कितने सीजियम पॉजिटिव को सराउंड कर रहा होगा, ये 8 सीजियम पॉजिटिव को सराउंड कर रहा होगा, बिल्कुल 8 सीजियम पॉजिटिव को सराउंड। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आ रही बात समझ में। ठीक है जी, इसको 8 सीजियम पॉजिटिव को सराउंड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्लोराइड का भी 8 हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सीजियम पॉजिटिव का भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें ये बात समझ में आ गई। नाउ दिस अनदर शॉर्ट मेथड, राइट, एक ट्रिक मेथड है जो कि आप इसको यूज कर सकते हो अगर विजुअलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है और एग्जाम में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है विजुअलाइज करने में, राइट, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है एग्जाम में। तो उस समय अगर हमारे पास कुछ हैंडी मटेरियल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। कंसेप्ट हमें समझ आ गया वो बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम में हमारे पास कुछ हैंडी मटेरियल होना चाहिए जिससे हमारे कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट, और वो क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो what's the trick for this particular question, right? In these type of questions we can do one thing. For binary compounds, right, we can pen down this trick for these type of questions, that for binary compounds क्या होंगे, पहले आप बाइनरी वर्ड को पकड़िए। बाइनरी मीन्स टू, राइट। बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, 0 और 1 कैरेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, मतलब टू, राइट। तो बाइनरी कंपाउंड्स क्या हो गए, जिसमें टू टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, राइट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सॉलिड सीजियम क्लोराइड, एक एलिमेंट आपका सीजियम हो गया, एक आपका क्लोरीन हो गया, राइट। सीजियम पॉजिटिव आयन एक हो गया और क्लोराइड माइनस आयन आपका एक हो गया, राइट। तो अब आप बोलो लेट सपोज हमने फॉर एग्जांपल वी टुक फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड बोलोगे अब इसमें तो 3 एलिमेंट्स हो गए, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विशेबल कितने एटम्स है, कितने एलिमेंट्स है, नॉट एटम्स, कितने एलिमेंट्स है आपके, राइट। तो एक तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, और एक क्लोराइड हो गया, तो हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स, 2 डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स। तो ये जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं आपके उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड भी आपका बाइनरी कंपाउंड हो गया। अब होता क्या है बाइनरी कंपाउंड्स में, बाइनरी कंपाउंड्स में ये होता है कि जो चार्ज रेशियो होती है, राइट, और कोऑर्डिनेशन रेशियो सेम पैटर्न फॉलो करती है, राइट। सो चार्ज रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो सेम पैटर्न को फॉलो करती है। अब चार्ज आपका सीजियम का कितना हुआ, +1, राइट। क्लोराइड का अपना आपका कितना चार्ज हुआ, -1, राइट। तो अगर हम इसके साइन को नेग्लेक्ट कर दे तो आपका चार्ज बेसिकली क्या आया, 1:1, ऑल राइट, राइट। समझ आ गई बिल्कुल, 1:1 is the charge ratio. Now coordination number follows the same ratio.
1:1 इज द चार्ज रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका फॉलो करेगी सेम रेशियो। अब आपको इसमें क्या करना है, किसी भी एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देना है, राइट। अब किसका निकाले, जो भी आपको इजी लग रहा है कि यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सॉलिड में आप एनालाइज करें कि इस पर्टिकुलर सॉलिड में क्या हो रहा है कि आप इस सीजियम पॉजिटिव का, जो कि आपका सेंटर में है प्रेजेंट, इसका आप आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये किसी से शेयर नहीं हो रहा, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी निकाला, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, तो ठीक है, तो हमें पता चल गया सीजियम का तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ हमारा 8, राइट। तो अगर 1:1 चार्ज रेशियो है सीजियम क्लोराइड की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की भी क्या रेशियो हुआ, 8:8। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? ये हमारी एक बहुत ही हैंडी सी ट्रिक हो गई, जिसको हम यूज कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में। ऑल वी नीड टू नो कि हमें उस सॉलिड का स्ट्रक्चर पता हो, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, मेटल के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए, नॉन मेटल भी हो सकता है, जिसके लिए हम आसानी से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें और उसकी हेल्प से हम उसे फॉर्मूला में पुट करें और हमारा यूं आंसर आ जाए, राइट। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बस आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम जैम 2016. So now let's move on to our next question. So this is another question and it's a 2-marker question. And the question is, in a diffraction experiment with X-rays of wavelength 1.54 angstrom, a diffraction line corresponding to 2 theta 2 is equals to 20.8 degrees is observed. The interplanar separation in angstrom is, right? तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और समझा था कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, पहला स्टेप क्या होता है सेलर्स, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट। क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, उसकी वैल्यूज नोट डाउन कर लेनी है, ताकि हमारा ताकि कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं हो सके जो हमारा वो क्वेश्चन गलत कर दे, राइट। क्योंकि हमें तो बिल्कुल सीधी मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें वो क्वेश्चन आता है तो हमें वो क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने वैल्यूज पेन डाउन कर ली, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने सारी वैल्यूज नोट डाउन कर ली, राइट। सो वी हैव बीन गिवन विद दीज वैल्यूज, हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 2 थीटा की वैल्यू गिवन है 20.8 डिग्रीज, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन में इंटरप्लेनर सेपरेशन निकालना है। एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ एक्सरेज के साथ, वेवलेंथ आपकी एक्सरेज की 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, और जो डिफ्रैक्शन लाइन मिली वो किस आपका ग्लांसिंग एंगल है, थीटा इज बेसिकली ग्लांसिंग एंगल, वो कितना मिला आपको 20.8 डिग्रीज 2 थीटा मिला, राइट। तो ग्लांसिंग एंगल हमारा थीटा होता है, तो ग्लांसिंग एंगल निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा ग्लांसिंग एंगल मिल जाएगा बिल्कुल 10.4 डिग्रीज, राइट। तो हमें वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके माइंड में ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि आपको यहाँ पे ब्रैग्स लॉ लगाना है। कौन सा लॉ लगाना है, ब्रैग्स लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एप्लीकेटिव लॉ है, राइट, ब्रैग्स लॉ। अभी तक ये राइट नाउ अभी तक ये यूज किया जाता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ब्रैग्स लॉ, बहुत ही एप्लीकेटिव फॉर्मूला, राइट। सो वी हैव टू यूज ब्रैग्स लॉ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। तो ब्रैग्स लॉ क्या कहता है आपका, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो ये आपका होता है ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ के ईच वेरिएबल को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ आपका, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो एन क्या हुआ, एन आपका हुआ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें आपका ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ क्या, राइट। लैम्डा क्या हुआ, आपने जो एक्सरे यूज करी, राइट, जो एक्सरे आपकी सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है आपका, अब जो एक्सरे स्ट्राइक करा आपके सॉलिड पे उसकी वेवलेंथ क्या है, तो ये लैम्डा आपकी एक्सरे जो है उसकी एक्सरे की वेवलेंथ को बताता है, राइट। 2 आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हुई, डी हुआ आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस की, यहाँ की आपका ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच में आपका कितना डिस्टेंस हुआ, राइट, जो इन दोनों प्लेन के बीच में सेपरेशन कितनी हुई। सो दिस इज योर इंटरप्लेनर डिस्टेंस। थीटा यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है, राइट, थीटा आपका ग्लांसिंग एंगल है। अब आप बोलेंगे कि ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, आपने इतने सारे वेरिएबल्स बताए, तो ग्लांसिंग एंगल भी हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपका सॉलिड सरफेस है,
राइट। ये आपका अगर सॉलिड सरफेस है तो यहाँ पे आपकी ये वेव आई, एक्स रे आई आपकी ये, और यहाँ पे स्ट्राइक करी, राइट, दिस इज योर एक्स रे, और यहाँ पे स्ट्राइक करी। अब द एंगल बिटवीन योर एक्स रे, जो भी आपकी इंसिडेंट रे है और सॉलिड के बीच में जो एंगल आपका आ रहा है, राइट, दिस इज योर एक्स रे, तो इसके बीच में ये जो एंगल, राइट, एंगल है वो आपका ग्लैंसिंग एंगल है। सो दिस इज योर ग्लैंसिंग एंगल विच यू यूज इन दिस पर्टिकुलर formula, right? So this is your Bragg's equation. Now question में हमें क्या क्या values given है? Question में हमें सबसे पहले lambda given है, okay, we'll substitute the lambda right over here. 2 is a constant value, we have to find interplanar distance. Theta हमें given है 10.4 degrees, हमने 2 theta given था, हमने इसको 2 से divide किया and we got this value 10.4 degrees, right? So ठीक है, आपको theta मिल गया, आपको lambda given है, right, d हमें निकालना है। अब n की बात आती है, right? The question hasn't mentioned in this particular question हमें n की value नहीं given है, right? तो हम क्या करेंगे, right? Whenever these type of questions, right, in these type of questions, whenever you haven't been provided with the value of your n, that is the order of reflection, so by default you have to take value of n as 1, right? By default value of n would be your 1, right, is your first order reflection, right? सो ऑलराइट सेलर्स, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 लेनी है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, राइट? सो हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा हमें गिवन है 2 कांस्टेंट है, d आपका निकालना है, राइट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, देन साइन थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है। सो 1.54, राइट, 1.54 आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई, 1 आपकी वैल्यू है आपकी ऑर्डर की, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, राइट, equals to your 2 is a constant value, d you have to find sin theta is 10.4 degrees, right? So this is your LHS and this is your RHS, and you have to find out the value of this D, right? So what you will do, you will substitute, right? You will take these terms to this side, right, to LHS side. So you have been left with this particular equation, right? 1.54 divided by 2 sine 10.4 degrees. Let's jump on to our next question. So ये आपका है next question JAM 2016 से, और एक NAT question है न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट? सो इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन टू आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड इज गिवन बाय U इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला, राइट? सो क्या है कि दो आयंस हैं आपके पास और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको गिवन है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, इस पर्टिकुलर फॉर्म में, राइट? Assuming that calcium chloride is linear molecule of length 5.6 angstrom, the potential energies for calcium chloride in kilojoules per mole is. So क्वेश्चन है कि आपकी आयंस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है, राइट? ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस का है। तो हमें एज्यूम करना है कि कैल्शियम क्लोराइड आपका एक सॉलिड है, राइट, अंडरस्टूड, और एक लीनियर फॉर्मेशन में वो प्रेजेंट है, उसकी लेंथ है 5.6 एंगस्ट्रॉम, एंड वी हैव टू डिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन किलो जूल्स पर मोल, राइट? तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करती है? तो एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी समेशन होता है, समेशन मतलब सम होता है फेवरेबल कंडीशंस का भी, फेवरेबल एनर्जीज का भी, और unfavorable energies का भी, मतलब it's the summation of all the energetics, right? Favorable energetics and unfavorable energetics. अब favorable energetics और unfavorable energetics, तो इससे मतलब क्या है? Favorable क्या होती है, हमें पता है opposite charges do attract each other, right? तो फेवरेबल कंडीशंस आपकी वो हो गई जिसकी वजह से आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है? एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है? एनर्जी डिक्रीज होती है। सो फेवरेबल कंडीशंस आपकी वो हो गई, और फेवरेबल एनर्जी आपकी जब हो गई, जब आपका पॉजिटिव आयन और आपका एक नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट इज योर फेवरेबल एनर्जी। और अनफेवरेबल एनर्जी कौन सी? अब नेगेटिव आयन है, रिपेल करेगा आपस में, पॉजिटिव आयन है, अगेन रिपेल करेगा आपस में, बिकॉज लाइक चार्जेस डू रिपेल ईच अदर, right guys? Like charges do repel each other and opposite charges do attract each other, right? तो क्या हो गया,
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हुआ तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई और एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो ये आपकी फेवरेबल कंडीशंस। अपोजिट चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, ऑल राइट, और एनर्जी इंक्रीज हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योर एनर्जेटिक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें हर केस को कंसिडर करना पड़ता है, वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी केस बिकॉज इट्स अ समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योर एनर्जेटिक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको एक्चुअल में ये गिवन है, राइट, एंड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली, राइट, कि Z1 और Z2 दैट इज योर चार्जेस पे पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट, राइट, एंड रेडियस पे पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट। सो इस दोनों फैक्टर्स पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है। अगर और किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट होती तो वो वहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्टली वेरिएबल मेंशन होता, राइट, उसकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, राइट। यू कैन थिंक, फील आ रही है, ये फील लेनी है केमिस्ट्री में कि रिलेट करना है चीज़ों को, मगअप नहीं करना है थिंग्स को, यू हैव टू रिलेट कि अगर कोई और फैक्टर होता जिसको हम कंसीडर करते या करना चाहिए, राइट, तो वो मेंशन होता पर्टिकुलर फॉर्मूला में, बट इट इज नॉट मेंशन। बस दो ही फैक्टर्स है, राइट, दो ही इम्प्रॉम्प्टू से फैक्टर्स है, दैट इज Z1 और Z2 और R, राइट, दैट इज योर रेडियस। बाकी तो सब आपको फॉर्मूला एक वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, राइट। तो हमें Z दैट इज चार्जेस को कंसीडर करते हुए और रेडियस को कंसीडर करते हुए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का समेशन निकालना है। अब आपका कैल्शियम क्लोराइड का इन्होंने द क्वेश्चन हैज मेंशन कि वी हैव टू कंसीडर इट लीनियर स्ट्रक्चर। इफ इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर देन द अलाइनमेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। इसके जैसा कुछ कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, तो कैल्शियम बीच में, राइट, इट्स इन द मिडिल, एंड क्लोराइड आयंस आपके लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस है आपके पोटेंशियल एनर्जी के? एक आपका ये पर्टिकुलर केस हो गया, राइट, ये पर्टिकुलर केस हो गया, राइट, लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर, राइट। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये दिस इज योर फर्स्ट पॉसिबल केस, क्योंकि ये आपका कैल्शियम पॉजिटिव और क्लोराइड, एंड ये आपका फर्स्ट पॉजिटिव केस दैट इज LHS वाला साइड, राइट, देन RHS वाला साइड, राइट हैंड वाला साइड, ये आपका नेक्स्ट केस हो गया। और ये क्लोराइड क्लोराइड का केस क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट हमने बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी इज समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज, जो कि फेवरेबल एनर्जीज भी और अनफेवरेबल एनर्जीज भी है। तो ये आपकी फेवरेबल हो गई बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपके नेगेटिव नेगेटिव है, बट वी हैव टू कंसीडर ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस, राइट। तो हम तीनों केसेस की बात करेंगे बिकॉज इट्स अ समेशन, वी हैव टू ऐड ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज, ऑलराइट। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू अब हुई क्या, राइट? सो इट्स द समेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ दिस साइड, दैट इज योर फर्स्ट केस, the and right, and the second case and the third case. So potential energy is denoted by your exactly u1 plus u2 plus u3. We are representing 1 2 and 3 as the cases, right? The first case, the second case and the third case, right? So this is how you can solve this particular question. This is the catch over this question, just you have to think logically, right, conceptually, कि ये point हमें यहाँ apply करना है, बस यहाँ तक अगर आप पहुँच गए then next part बहुत easy हो जाता है, right? So the catch over this question is you have to analyze the cases. यहाँ तीन possible cases हो गए, this case and this case, right? And the question or the expression through which we can calculate the potential energy values is this particular equation, right? तो यहाँ पे हमें we just have to substitute the values of Z, that is your charges, Z1 Z2, the two charges, because हम दो charges की बात करते हैं because हम infinite distance से two charges को पास लाते हैं, इसी तरीके से हम potential energy को पढ़ते हैं, राइट। तो दो चार्जेस की बात करी हमने और रेडियस की बात करी, ओके। तो चलो अब हम धीरे धीरे चार्जेस को भी देख लेते हैं और रेडियस को भी देख लेते हैं, राइट। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। हमने इस पर्टिकुलर केस की बात करी, राइट, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में Z1 क्या हो गया आपका, पर्टिकुलरली Z1 हो गया -1, राइट। ये आपका फर्स्ट चार्ज है तो इसका चार्ज की वैल्यू क्या होगी, -1, राइट। मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करना, आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू कंसीडर मैग्नीट्यूड, आपको साइन के साथ वैल्यू लेनी है, राइट। तो आपने यहाँ पर इसका Z1 क्या हो गया आपका -1, राइट, एंड Z2 क्या हो गया +2, राइट, एंड द रेडियस क्या हो गया, राइट। नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन, राइट। जाने ये नहीं कि रेडियस 5.6 गिवन है, जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर दो और क्वेश्चन का आंसर निकालो, नहीं। 5.6 रेडियस गिवन किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5.6 है डिस्टेंस, राइट। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस जहाँ हम क्लोराइड आयंस और calcium ions की बात करें, which is half of this particular value, right? So we have to divide this value by 2 in order to get the radius between these two ions, right? तो 5.2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा approximately और exactly 2.8 angstrom, right?
सो चार्जेस हमने देख लिए राइट कि Z1 हमारा इस पर्टिकुलर केस के लिए -1 है, Z2 हमारा +2 है और हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 2.8 एंगस्ट्रॉम फॉर दिस पर्टिकुलर केस राइट। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो हमारा Z1 हो जाएगा 2 राइट, यू कैन सी दिस ओवर हियर राइट, Z1 हो जाएगा 2, Z2 हो जाएगा -1 एंड रेडियस अगेन इज योर 2.8 एंगस्ट्रॉम एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस राइट द थर्ड केस chloride ions and chloride ions, so Z1 be -1, Z2 be -1 and the distance between this is 5.8 angstrom जो कि it's given in the question right, that the distance between this calcium chloride is 5.6 angstrom. So this is the distance right. So what we need to do, we just need to substitute the values over this equation right, and all we right, and right now we understood this concept that the potential energy is the summation of u1 plus u2 plus u3. तो एक एक केस की वैल्यूज लेनी है, एक एक केस की वैल्यूज में z1 z2 सब्सटीट्यूट करना है, रेडियस सब्सटीट्यूट करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना राइट. सो let's see how we can solve this question. So potential energy is u1 plus u2 plus u3, u1 u2 की z1 z2 वैल्यूज हमने देख लिया है राइट. ऑल वी नीड टू डू इज सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज ओवर. आपने देखा ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा अगेन सेकंड केस हो गया राइट, एंड ये हमारा थर्ड केस हो गया. सो वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ z1 z2 z1 z2 z1 z2 over here, and the value of your radius 2.8 for this first case, 2.8 for second case and 5.6 for third case right. And if we solve this addition value right, so ये कुछ इक्वेशन हमें मिलेगी, आप सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन यही मिलेगी हमें. हम जब इसको ऐड कर देंगे राइट तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी -1736.749 राइट, दैट इज 1736.75 किलो जूल्स पर मोल right. So this is how you can solve this particular value. अब क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, अगर एग्जामिनर राइट एक क्वेश्चन में क्या गिवन कर सकता है, एक छोटी सी क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन सी ऐड कर सकता है कि ऑप्शन में वो एक तो वैल्यू -1736.75 दे दे, एक वैल्यू दे दे +1736.75. अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो साइन को नेग्लेक्ट कर दे और साइन को भूल जाए और 1736 भी कैलकुलेट कर ले. But always remember this thing right, keep this thing very clear in your mind that all potential energy values are always negative. Potential energy values जो है हमेशा से नेगेटिव ही होती है और ऑलवेज नेगेटिव होती है. कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, चार ऑप्शंस गिवन है, पॉजिटिव वाले तो ऑप्शन है वही एलिमिनेट कर दीजिए. ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ हैविंग द ऑप्शंस राइट. चार ऑप्शंस है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज गिवन है वहीं कैंसिल कर दिए. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 or 3 ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन राइट. तो नेगेटिव वाला ही आपका आंसर हो सकता है, पॉजिटिव वाला आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता. तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव ही आती है राइट. कैसे नेगेटिव आती है वो हम जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे विल सी दैट. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आपकी ऑलवेज नेगेटिव आती है. तो आंसर आपका हुआ -1736.75 किलो जूल्स पर मोल राइट. So these were the questions from your 2016 year from IIT JAM Chemistry Examination 2016 from solid state, right? Solid